डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, हमने पिछले वीडियो में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसा होता है इसकी जानकारी हमने आपको दी। आज हम आपसे एक क्वेश्चन का आंसर चाहेंगे, हालांकि वो बताऊंगा नहीं। वो क्वेश्चन क्या है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। वो क्वेश्चन क्या है वो आप यहां स्क्रीन पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके लिए है कि दी गई सूचना से बताइए कि ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तथा बैलेंस शीट में कौन कौन सी मदें आएगी। यहां मैंने 28 आइटम्स लिख रखे हैं। इनमें से कौन सी मद ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी, कौन सी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगी और कौन सी बैलेंस शीट में आएगी। मैं मदों के नाम रिपीट नहीं करूंगा सॉल्यूशन में, बल्कि उनका जो सीरियल नंबर है वह लिखकर आपको समझाऊंगा। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक 1 नंबर पर है, जो कि ट्रेडिंग अकाउंट का भाग होता है। तो 1 नंबर ट्रेडिंग अकाउंट में चला गया। दूसरा है सैलरी, जिसे मैंने आपको बताया था कि यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है। सैलरीज एंड वेजेज भी लिखा हुआ होता तब भी वह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आती। ये दूसरा। तीसरे नंबर पर है बिल्डिंग्स। बिल्डिंग्स स्थायी संपत्ति की कैटेगरी में आती है और यह संपत्ति होने के नाते बैलेंस शीट की आइटम बनती है। तो बैलेंस शीट में तीसरे नंबर की आइटम आएगी। चौथे नंबर पर हमारा है परचेजेज। परचेजेज ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होती है, तो यहां चौथे नंबर वाली आइटम यहां आ गई। सन्ड्री डेटर्स अर्थात विविध देनदार, जब उधार विक्रय किया जाता है तो उधार विक्रय के कारण देनदार उत्पन्न होते हैं और देनदारों के समूह के अकाउंट का जो बैलेंस होता है वह सन्ड्री डेटर्स अकाउंट कहलाता है। तो सन्ड्री डेटर्स एक प्रकार की संपत्ति होती है जो करंट एसेट के ग्रुप में आती है। यहां सन्ड्री डेटर्स 5वें नंबर का है। चूंकि यह एसेट होती है इसलिए इसे हम यहां बैलेंस शीट में दर्शाएंगे। परचेजेज, परचेजेज यानी कि माल का क्रय। माल का क्रय व्यापार के लिए किया जा रहा है, इसलिए यह ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम हुई है। आइटम नंबर 6 ट्रेडिंग अकाउंट की हो गई। फिर उसके बाद सेल्स, जब परचेज होगी और हम माल को विक्रय करने के लिए खरीदते हैं और विक्रय से जो आय होती है उसी की सहायता से हम सकल लाभ यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट मालूम करते हैं। यहां परचेजेज, यहां सेल्स जो 7वें नंबर पर है यह भी ट्रेडिंग अकाउंट में आएगी। उसके बाद नेक्स्ट है कैरीज आउटवर्ड। कैरीज आउटवर्ड्स के लिए मैंने आपसे कहा था कि जब एक व्यवसायी माल का विक्रय करता है और वह अपने पास से गाड़ी भाड़ा माल का विक्रय करने के बाद उस माल को पहुंचाने के लिए किसी भी प्रकार का गाड़ी भाड़ा अगर वह वहन करता है, चुकाता है, उसे हम कैरीज आउटवर्ड्स कहते हैं। और कैरीज आउटवर्ड्स यह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का आइटम होता है। लैंड, भूमि। लैंड एक अचल संपत्ति होती है, स्थायी संपत्ति होती है और चूंकि जैसा मैं बोल रहा हूं कि यह एक संपत्ति होती है,
स्वाभाविक है कि संपत्तियों एवं दायित्वों को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं। तो यह अर्थात लैंड 9 नंबर पर हमने लिखी, यह बैलेंस शीट की आइटम हुई। उसके बाद में 10 नंबर पर हमने रेंट लिखा। आपको मैंने बताया कि रेंट ऑफ शॉप, रेंट ऑफ बिल्डिंग, रेंट ऑफ ऑफिस बिल्डिंग, रेंट ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, किसी भी तरह से लिखा हुआ हो, अगर व्यापारी किराया कोई चुकाता है तो वह किराया लाभ हानि खाते की मद होती है। तो 10 नंबर वाली जो मद आएगी यह लाभ हानि खाते की होगी। 11वां कैरीज इनवर्ड्स अर्थात आवक गाड़ी भाड़ा। जब व्यापारी माल खरीदता है, अगर क्रय किए गए माल को दुकान तक लाने पर या गोदाम तक लाने पर किसी भी प्रकार का कोई गाड़ी भाड़ा हुआ है तो वह गाड़ी भाड़ा कैरीज इनवर्ड्स कहलाता है। और कैरीज इनवर्ड्स यह होता है ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम। 11 नंबर पर आ गई। यहां आप ध्यान रखिएगा कि कैरीज इनवर्ड्स तो ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होती है, जबकि कैरीज आउटवर्ड्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम होती है। 12वें नंबर पर एडवर्टीजमेंट। व्यापारी अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल को बढ़ाने के लिए कई तरीकों से विज्ञापन देता है। अखबारों में, टीवी पर या अन्य किसी मीडिया से वह विज्ञापन देता है। तो विज्ञापन पर होने वाले खर्चे लाभ हानि खाते में ही दिखाए जाते हैं। तो यहाँ 12 नंबर की मद लाभ हानि खाते की मद हो गई। सन्ड्री क्रेडिटर्स, जब उधार माल क्रय किया जाता है, किसी भी सप्लायर से यदि एक व्यवसायी माल का क्रय उधार करता है तो वह व्यवसायी अपनी बुक्स में जिस सप्लायर से उसने माल खरीदा है उसे क्रेडिटर के रूप में दिखाएगा। और क्रेडिटर्स का जो समूह होता है वो सन्ड्री क्रेडिटर्स कहलाता है। यह एक दायित्व होता है, करंट लायबिलिटीज में इसे हम दिखाते हैं। करंट लायबिलिटी में किस तरीके से दिखाते हैं, अगर आपके कोर्स में ये चीज हुई तो जरूर हम आपको बताएंगे। यहां आपको इतना ही ध्यान रखना है कि सन्ड्री क्रेडिटर्स बैलेंस शीट की आइटम होती है। तो 13 नंबर पर हमने बैलेंस शीट की आइटम में हमने इस सन्ड्री क्रेडिटर्स को दिखाया। 14 नंबर पर हमने लिख रखा है वेजेज, मजदूरी। मैंने आपसे कहा था इसे लेबर भी लिखा जा सकता है, इसे डायरेक्ट वेजेज भी कहा जा सकता है। सामान्यतया यह ट्रेडिंग अकाउंट की ही आइटम होती है। यहां एक बात आप ध्यान रखिएगा कि अगर वेजेज एंड सैलरीज के नाम से भी आइटम दी गई होती तो वह भी ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाई जाती। तो 14 नंबर पर वेजेज है, तो हमने यहां पर 14 नंबर लिखा ट्रेडिंग अकाउंट की मद। इसके आगे हम चलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने आपसे कहा था कि जैसे ऑक्ट्रॉय है, रॉयल्टी है, ये कुछ एक्सपेंसेस जो ट्रेडिंग से संबंधित होते हैं, ट्रेडिंग एक्टिविटी से संबंधित होते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं। जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कैटेगरी में आते हैं उन्हें हम ट्रेडिंग अकाउंट में ही दिखाते हैं। इसलिए 15 नंबर की आइटम अर्थात डायरेक्ट एक्सपेंसेस यह ट्रेडिंग अकाउंट की ही आइटम होगी। उसके बाद में है डेप्रिसिएशन। मैंने पिछली बार आपको बताया था स्थायी संपत्तियों का जब एक व्यवसायी अपने व्यापार में उपयोग करता है, प्रयोग करता है, तो उनमें घिसावट आती है और उस घिसावट को ही डेप्रिसिएशन कहा जाता है। डेप्रिसिएशन को हम लाभ हानि खाते में दिखाएंगे। तो 16 नंबर यहां दिखाया हमने। इसके बाद बिल्स रिसीवेबल, बीआर का मतलब होता है बिल्स रिसीवेबल्स।
जब उधार विक्रय किया जाता है तो उधार विक्रय से पहले सन्ड्री डेटर्स बनते हैं, और जब देनदार और व्यवसायी के बीच में कोई इस प्रकार की व्यवस्था बैठती है कि देनदार ये कहता है कि मैं एक कोई नोट लिख देता हूं आपको, प्रतिज्ञा पत्र लिख देता हूं आपको कि मैं इतने महीने बाद में आपको पैसे चुका दूंगा, तो वो एक बिल लिखता है और वह बिल व्यापारी रिसीव करता है, तो उसे हम बिल्स रिसीवेबल कहते हैं। और बिल्स रिसीवेबल करंट एसेट होती है, और एसेट होने के कारण यह बैलेंस शीट की आइटम होगी। तो यहां हमने लिखा 17 नंबर बैलेंस शीट की आइटम में बिल्स पेबल। जो बात हमने डेटर्स की कही, क्रेडिटर्स भी बिल स्वीकार करते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो बिल क्रेडिटर्स के लिए होते हैं, अर्थात जिस बिल का भुगतान व्यवसायी करेगा, जो बिल व्यवसायी के लिए एक दायित्व बनता है, वह बिल्स पेबल कहलाता है। यह करंट लायबिलिटी में आता है। मैं यहां एक छोटी सी जानकारी शेयर करना चाहूंगा, और वह यह है कि आपके बिल्स ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल के बारे में डिटेल में समझाया गया है। उनकी अकाउंटिंग कैसे होती है, सब कुछ बताया गया है। यहां केवल इतना ही ध्यान में रखना है कि बिल्स पेबल एक दायित्व है, और इस नाते यह बैलेंस शीट की आइटम होगी। हमने यहां 18 नंबर लिखा। रिटर्न्स इनवॉल्व, इसका मतलब यह हुआ कि व्यापारी ने कोई माल बेचा और वह बेचा हुआ माल वापस आया। इनवर्ड का मतलब होता है वापस आया। तो सेल्स रिटर्न्स हुई, व्यापारी ने माल बेचा, सेल किया, और किसी भी कारण से, टूट फूट के कारण से, खराब माल होने के कारण से, या और कोई अन्य बात होने के कारण से जिसे सेल किया गया था माल, उस पार्टी ने बिजनेसमैन को वापस लौटा दिया है, तो उस बिजनेसमैन की बुक्स में यह रिटर्न्स इनवर्ड कहलाता है, और यह ट्रेडिंग अकाउंट की आइटम होती है। तो 19 नंबर हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिखा। रिटर्न्स आउटवर्ड, जब व्यापारी कोई माल खरीदता है और वह यह पाता है कि जो माल मंगाया था उसके अलावा कोई माल आ गया है, या टूट फूट गया है, या खराब माल आ गया है, तो क्रय किए गए माल को वह वापस लौटाता है, उसे रिटर्न्स आउटवर्ड्स कहते हैं। और यह भी ट्रेडिंग अकाउंट की ही मद होती है। 20 नंबर बेड डेट्स, देनदार से अगर समय पर पैसा नहीं मिलता है और ऐसा लगता है कि अब उससे पैसा मिलेगा ही नहीं, कारण कि वह दिवालिया हो गया है, या वह देश छोड़कर चला गया है, शहर छोड़कर चला गया है, तो ऐसे पैसे को हम मानकर चलते हैं बेड डेट्स, यानी कि डूबत ऋण मानकर चलते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि जिस व्यापारी को, जिस पार्टी को माल बेचा था, वह पार्टी आर्थिक रूप से इतनी कमजोर हो गई है कि उनने कहा भाई देखो ऐसा है कि आप जितना हमारे मांगते हैं हम तो आपको 75% ही पेमेंट करेंगे और उसी में आपको सेटलमेंट करना है, 25% हम आपको पेमेंट नहीं करेंगे। तो जो पेमेंट लाइफ में कभी भी नहीं होगा और सेटलमेंट 75% पर ही होना है, तो वो 25% भी यहां पर बेड डेट्स होगा। व्यापारी के लिए इस प्रकार का जो बेड डेट्स होता है वह हानि होती है, और ऐसी हानि को हम लाभ हानि खाते के डेबिट साइड में दिखाते हैं। तो लाभ हानि खाते की यह मद हुई 21 नंबर। इंटरेस्ट रिसीव्ड, व्यापारी ने अगर किसी भी ग्राहक से ब्याज प्राप्त किया है, वह इस आइटम के तहत इस अकाउंट में दिखाया जाता है, तो यह भी लाभ हानि खाते की ही मद होगी। तो 22 नंबर भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की आइटम के रूप में जाएगा। गोडाउन रेंट, यह
जहां व्यापारी अपना माल स्टॉक के रूप में रखता है और वह गोडाउन कहलाता है। और गोडाउन अगर व्यापारी का खुद का नहीं है, व्यापारी ने किराए पर ले रखा है, उसका जो किराया चुकाया जाता है वह भी लाभ हानि खाते के नाम पक्ष में ही डेबिट साइड में दिखाया जाता है। तो यह भी यहां आएगा। स्टेशनरी, कार्यालय के अंदर कागज, पेन, रबड़, कटर, स्टेपलर और भी कोई स्टेशनरी काम आती है, उस पर किया गया खर्चा भी लाभ हानि खाते की डेबिट साइड की आइटम होती है। तो 24 नंबर भी लाभ हानि खाते में आएगा। फर्नीचर, व्यवसायी अपने ग्राहकों को देखने के लिए और दुकान के लिए फर्नीचर लगवाता है, फिट करवाता है। तो जो फर्नीचर उसने स्थायी रूप से खरीद रखा है और जो व्यापार में लंबे समय तक आता है, पुनः विक्रय के लिए नहीं खरीदा है जिसे, बल्कि लंबे समय तक सेवाएं लेने के लिए खरीदा है, ऐसे फर्नीचर को हम कहेंगे कि वह फर्नीचर उस व्यवसाय की एक संपत्ति है। और संपत्ति होने के नाते 25 नंबर की आइटम यह बैलेंस शीट की आइटम होगी। कैश इन हैंड, बैलेंस शीट में जो रोकड़ शेष है वह भी एसेट, करंट एसेट होने के कारण बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाया जाएगा। 26 नंबर भी इसी में आएगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी कि बैंक व्यापारी के मांगता है तो यह एक दायित्व बनता है और संपत्ति एवं दायित्व बैलेंस शीट में आती है, इसलिए 27 नंबर भी बैलेंस शीट में ही दिखाया जाएगा। 27 नंबर यहां यह क्लोजिंग स्टॉक जो हमने दिखाया है, यहां आपको विशेष सावधानी यह रखनी है कि यह हमेशा ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ होता है। ट्रायल बैलेंस के नीचे दिया हुआ होता है और ट्रायल बैलेंस के नीचे जो भी आइटम दी हुई होती है, सामान्यतया वह कम से कम 2 जगह, ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, ट्रेडिंग अकाउंट बैलेंस शीट, इस प्रकार से कम 2 जगह जरूर दिखाई जाती है, क्योंकि ये एडजस्टमेंट के नाम से जाना जाता है। जब आपको फाइनल अकाउंट विद एडजस्टमेंट्स बताएंगे और उसमें एडजस्टमेंट्स की जानकारी देंगे, उस समय डिटेल में बताएंगे कि ये एडजस्टमेंट्स क्या होते हैं। यहां केवल इतना ही ध्यान में रखना है, चूंकि यह ट्रायल बैलेंस में नहीं दिखाई गई मद है, इसलिए क्लोजिंग स्टॉक, जो माल का क्लोजिंग स्टॉक है, वह एक बार तो पहले तो दिखाया जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट में 28 नंबर, और यह करंट एसेट के रूप में माना जाता है, इसलिए यह बैलेंस शीट की भी आइटम होगी। ये 28 नंबर इसमें गया। इस तरह से मैं आपको एक चीज की जानकारी देना चाहता हूं, और वह यह है कि कभी भी आप इतनी जल्दबाजी ना करें कि आपको फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के में कौन सी और बैलेंस शीट की कौन सी आइटम्स है, इनकी ही जानकारी ना हो। आप इतनी जल्दबाजी ना करें कि ट्रायल बैलेंस को देखा और एकदम ही हम फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए तत्पर हो गए। इससे हमेशा आपको लॉस ही होगा। क्योंकि आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है। थैंक यू।